वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आने के बाद सबसे पहला जो अहम टॉपिक है और बड़ा एक ज़बरदस्त इस वक्त जो है इवेंट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो है बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह जो है या उनका जन्मदिन जो है उसको मनाया जा रहा है। और पूरी दुनिया से जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो पाकिस्तान के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो उनके वहाँ पे जो है वो जो है ज़ियारत कर रहे हैं, वो वहाँ पे इबादत कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जो है एक बड़ा सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। सिख जो है वो इस वक्त समझ लीजिए कि वो बहुत समझ रहे हैं कि उनके लिए एक जैसे हमारे लिए हज का मकाम होता है या हम अपनी इबादत करते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की जो है वो एक मौका होता है, इसी तरह इस वक्त जो सिख कम्युनिटी है या एक पूरी कौम है वो उनके लिए एक बड़ा मुक़द्दस जो है वो इस वक्त टाइम चल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। जिन भी सिख यात्रियों से हमारी मुलाकात हुई है, जो उनसे बात हुई है, वो बड़े खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, बेशक वो ननकाना साहब पे हों या वो हसन अब्दाल जो हैं वो वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई तो वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। तो अशरफ साहब बताइए कि ये इस इवेंट को एक कामयाबी से मेरे नज़दीक तो इनेकाद करना और इतनी ज़बरदस्त इंतज़ामात करना ये वो वाहिद चीज़ है जो मुझे हुकूमत की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है कि हुकूमत ने इसका बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम इसको पब्लिसाइज़ कर सकें और अपने नेशनल मीडिया के ऊपर इसको थोड़ी सी और कवरेज दे सकें तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का इमेज और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से जो प्रोजेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और चलें, बहरहाल आपको कोई तो काम हुकूमत का नज़र आया जो उन्होंने अच्छा किया है। और सिख यात्री इन दिनों में पाकिस्तान मौजूद हैं पाकिस्तान में, और वो बड़े खुश हैं जैसे आपने बताया और मुतमईन हैं जो उनके लिए इंतज़ामात किए गए हैं या उनकी जिस तरह से हम रिस्पेक्ट ऑनर कर रहे हैं। और बाबा देव गुरु नानक जी का 555वां ये यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, और ये उनके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और बहुत ही एक यहाँ पे हम अपने नाज़रीन के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि जो सिख मज़हब है ये बेसिकली जो समझ लीजिए कि सबसे मॉडर्न समझ लें कि सबसे देर से आने वाला मज़हब है दुनिया के अंदर। वो यानी कि इसकी जो टोटल उम्र है वो 300 साढ़े 300 साल है। ये 16वीं सदी के अंदर जो है बाबा गुरु नानक जो हैं उन्होंने ये इस मज़हब की जो बुनियाद रखी, जो बुनियादी तालीमात हैं वो उन्हीं से ली जाती हैं। उसके बाद उनके आगे वाले जो 5 और गुरुज़ हैं उन्होंने उसकी बुनियाद को और ज़्यादा मजबूत किया और इस्टेब्लिश किया, या उसका जो उन्होंने शरह लिखी है उसकी वो उसके साथ जो है उन्होंने उसकी बुक्स लिखी और इस मज़हब को आगे बढ़ाया। तो इस वक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि ये भी कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक जो थे वो दोनों मज़ाहब के मानने वाले थे। वो मुस्लिम मज़हब के भी बहुत करीब थे, वो हिंदू मज़हब के भी बहुत करीब थे। तो वो एक दरमियाना रास्ता जो है रखते थे और वो इंसानियत के ऊपर फोकस करते थे। उनका मज़हब से ज़्यादा जो फोकस था या किसी भी रिजिड सोच से ज़्यादा वो इंसानियत की बात करते थे। वो कहते थे कि इंसान जो है ये सबसे ज़्यादा अफजल है, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो एक दूसरे का ख्याल रखता है। तो वो भाईचारे की बात करते थे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अशरफ साहब आपने बड़ा ठीक बात की है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें ज़रा क्लैरिटी कर दूँ। आज 555वां उनका यौम विलादत है जो मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई उनकी ज़िंदगी के साथ ही ज़ाहिर है ये मज़हब है, वो 500 साल 550 साल इस मज़हब के हैं। और ये मज़हब जदीद तरीन आप कह लें कि जो सबसे एक यंग मज़हब है दुनिया का कुर्रा अर्ज़ के ऊपर वो सिखिज़म है। और इसकी जो सबसे खूबसूरती है वो ये भी है कि ये वहदानियत पर, तौहीद पर यकीन रखते हैं। और सिखिज़म में जो मुसलमानों के जो सूफिया हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के बारे में कहा जाता है कि इनकी गुरु ग्रंथ जो है वो उन्होंने लिखी है। ख्वाजा गुलाम फरीद नहीं, बाबा फरीद, हाँ गन शकर जो है, गन शकर, बाबा फरीद जौन से गुलाम फरीद जौन से हैं वो ज़रा आगे चले। बाबा फरीद जो हैं उनकी जो ये जो ग्रंथ साहब है, ग्रंथ साहब का आप कह लें कि कोई 70% जो उनसे है वो बाबा फरीद के जो अशार हैं उन पर मुश्तमिल है। ओके। और वो उसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। फिर गुरु गोबिंद ने बहुत अहम रोल प्ले किया सिखिज़म में और सिख को बढ़ाने में। 5वें गुरु थे जो 5वें गुरु थे, और बड़ी उनकी स्ट्रगल भी है और बड़ी जद्दोजहद भी है। और जैसे आपने कहा कि वो हिंदुज़म के ही बहुत करीब थे और वो एक हिंदू के ही बेटे थे, बाबा गुरु नानक जो से हैं। और फिर बाद में जब वो जिसे कह लें कि वो बड़े हुए और उन्होंने उनकी शऊर की आंख और उन्होंने जो देखा दुनिया को जिस तरह से और रब की ज़ात को जैसे पहचाना। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ यही नहीं है कि एक मॉडर्न आप कह लें कि ये मज़हब है, बल्कि जो सिखिज़म है इसकी तालीमात बड़ी मुतासिर कन है। इसमें कभी कोई ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं। बताएं कि ये जो मुगलों का सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एंट्री है
और बाबा गुरु नानक का जो क्या कहते हैं जो टेन्योर है ये इकट्ठे स्टार्ट होता है। ये जब आए हैं ना अपना ज़हीरुद्दीन बाबर जी वही दौर है। हाँ वही दौर है। और उसी दौर के अंदर जो है आप देखिए कि मुगलों ने किस तरह से इस खित्ते को देखा, किस तरह से वो इसको लेके चले और बाबा गुरु नानक की तालीमात जो है वो क्या थी। और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिससे उनकी इंटरेक्शन भी हुई, जिसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है उनके कोई 100 सवा 100 या 200 को कैदी थे उनको भी आज़ाद कर दिया बाबा गुरु नानक के बरकत से या उनके सबब से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये हमारे इस खित्ते के लिए एक समझ लीजिएगा फख्र की बात है कि हमारी इस मट्टी के अंदर से एक ऐसा दरवेश जो है वो उभरा है जिसका आज पूरी दुनिया में जो है सारी दुनिया नाम लेती है और उसके मानने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बड़े कमिटेड हैं। सर ये देखें कि अली अशरफ साहब बड़े कमिटेड हैं जी और जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी सोच है, बड़े खिदमत गुजार हैं और बहुत ज़्यादा इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े लविंग है। और मैं यहाँ पर एक और भी बात करूँगा, अगरचे इसको सियासत से ना जोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर 80s में जिस तरह से सिख भाइयों के साथ जो ज़्यादती और जबर हुआ और जो जुल्म हुआ जो अब तक जारी है, वो भी एक बहुत बड़ा आप कह लें कि क्वेश्चन मार्क है पूरी आलमी बरादरी के लिए कि कैसा अमन पसंद मज़हब और उसके मानने वाले जो अमन को, मोहब्बत को और भाईचारे को जिसे कह लें कि उस पर यकीन रखते हैं, उनके साथ आप एंगेजमेंट करें, उनके साथ बैठें, उनके मसाइल को सुने, उनकी बातों को सुने। आपने जिस तरह से कह लें कि वो गुरुद्वारा जो थे अमृतसर में जिस तरह से आपने वो ब्लड शेड किया और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने ही है। और ये लोग तो सूफिया के मानने वाले हैं। आपने अभी जैसे जिक्र किया ना कि ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ ही इनका दौर है। आप सोचें इस बात को कि उससे भी 500 साल पहले का बाबा फरीद गंज शक्कर का दौर है जी। और उनके जो है ना वो उनका कलाम है जी ठीक है। और वो जो कलाम है उससे इंस्पायरेशन ली बाबा जी ने। मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम मजहब से और उनके सूफिया इकराम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। जो उनका हमारा अगला टॉपिक है आज का, उसके अंदर हम बात करते रहे हैं शुरू से, जब से अमेरिकन इलेक्शन हुआ है। हमने आपको सारी तफसीलात से बताया, जब प्री पोल सर्वेज आ रहे थे वो भी हमने आपके साथ शेयर किए। इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन भी हमने आपको बताया कि कौन जीता और उसकी हमने जो अमेरिका में हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ भी हमने आपकी गुफ्तगू करवाई, उनको आपके सामने जो है उनके साथ भी एनालिसिस किए कि ट्रंप के जीतने की क्या वजूहत थी। अब जो है जो मरहला इस वक्त चल रहा है वो उनकी टीम की नॉमिनेशंस का है। वो अपनी टीम जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन जो है आगे आने वाले वक्त में जो है उनकी टीम का हिस्सा होंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ट्रंप साहब ने जो टीम अभी तक नॉमिनेट की है उससे उनका जो जहन सामने आ रहा है वो बड़ा ही रिजिड और बड़ा फोकस्ड और बड़ा समझ लीजिए कि दुनिया को, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वो दुनिया के अंदर अमन लेके आएंगे, वो बिजनेस माइंडेड है, मगर जो अभी तक उनकी सिलेक्शन है या नॉमिनेशन है वो ऐसे लोग हैं जो शायद किसी एक तरफ टिल्ट हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मार्को रूबियो की, तो सेक्रेटरी खारजा जो है उनको मुंतखब कर लिया गया है या उनको नॉमिनेट कर लिया गया है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो टूवर्ड्स इंडिया वो बड़ा पॉजिटिव है और टूवर्ड्स पाकिस्तान बड़ा नेगेटिव है। पिछले इसी साल के अंदर उन्होंने इंडिया के हक में एक करारदाद भी कांग्रेस के अंदर पेश की थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी जो है उन्होंने एक समझ लीजिए करारदाद पेश की थी, जिसके अंदर उसने पाकिस्तान को जो है कहा था कि ये इसकी रिपोर्ट जो है जो पाकिस्तान दहशतगर्दों को या प्रॉक्सीज के जो है बैक करता है, इसकी रिपोर्ट को कांग्रेस में पेश करना चाहिए और अगर वो इसमें साबित हो जाते हैं तो इनके ऊपर जो है पाबंदी लगनी चाहिए। या साबित नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन लोगों को टेररिस्ट ग्रुप्स में डाला हुआ है हाँ। उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, जैसे उन्होंने एक्चुअली लश्कर तैयबा शाहबा की उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस में ये बात साबित होती है जो हम इनको इमदाद देते हैं, जो दिफाई इमदाद देते हैं, उसको रोकना चाहिए। और दूसरी तरफ उनका जो ख्याल था इंडिया के बारे में, उनका ख्याल ये था कि इसको जिस तरह हम इजराइल की सपोर्ट करते हैं, जापान को हम टेक्नोलॉजी देते हैं या कोरिया को देते हैं या अपने नेटो कंट्रीज को जो है वो अपना जो मालूमात देते हैं, उसी तरह से हमें इंडिया के साथ भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक और बात भी बता दें कि जो हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज हैं और हमारे दोस्तों में बड़े अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं, चीन और ईरान, इन साहब का जो रवैया है उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं है। ये चीन को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ कंसीडर करते हैं और ईरान को भी ये जो है वो शायद अच्छी नज़र से नहीं देखते। इजराइल के खिलाफ इनके बहुत सारे बयानात हैं जिसमें ये ईरान को जो है वो दहशतगर्द या इस तरह के अल्फाज से जो है मुखातब कर चुके हैं।
तो अशरफ साहब बताइए, ये जो पहला सिलेक्शन है जो हमने भी जिक्र किया, सेक्रेटरी खारजा, आपको पता है कि जितने भी उनके फॉरेन अफेयर्स होंगे, सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात होंगे, तो यही शख्स जो है उनको देख रहा होगा। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह इसके साथ जो है इसको डील करना होगा? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा उसके ऊपर सैर हसन गुफ्तगू कर दी है। यूएस प्रेसिडेंट जो नॉमिनेटेड हैं, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जितनी भी तकर्रियाँ की हैं, वज़ीर दिफा जो उन्होंने लगाए हैं, CIA के जो चीफ लगाए हैं, उनकी जो टीम जिस चीज़ को भी वो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, एक चीज़ जैसे आपने कहा कि बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो रही है कि बड़े रिजिड किस्म के लोग हैं और एक्सट्रीमिस्ट ट्राइब लोग हैं अपनी अप्रोच के साथ। जिस तरह से ट्रंप हैं उसी तरह के उनके वो बाकी सारे जो हैं वो पत्ते जो हैं वो अपना जो शो करवा रहे हैं। और यही वजह है कि अब बाकायदा एक इंटरनेशनली जो आप कह लें बैलेंस्ड अप्रोच के लोग हैं ना, वो उन्होंने कंसर्न भी शो करना शुरू कर दिए। और मुसलमानों ने, जो अमेरिकन मुस्लिम्स थे, किसी भी मुल्क का मुसलमान जो वहाँ पर अमेरिकन है, उसने वोट किया है ट्रंप को, उसको सपोर्ट भी किया है। अच्छा, सोच उनकी भी वही थी जो आपने जिसका जिक्र किया। हमने भी अपने प्रीवियस प्रोग्राम में ये कहा था कि ट्रंप अगर आते हैं तो वो जंगों को ख़त्म करने का बायस बनेंगे, बिजनेसमैन है और ये है और सारा कुछ। लेकिन जिस तरह का उनका एक आप कह लें कि एक नज़र आया है ना, जो सिलेक्शन है, उससे नज़र आ रहा है कि अगले 4 साल जो उनसे है ना, बड़े ही एक हैवी और हार्श 4 साल। दूसरी सिलेक्शन है जो हमने लास्ट टाइम भी अपने जो गेस्ट थे USA से, वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी की और कैंपेन को भी लीड कर रहे थे इनकी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो माइक वॉल्ट्ज हैं, ये भी कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं है उनकी नज़र में भी, जो अमेरिकन्स हैं, क्योंकि ये जो शख्स हैं, ये इनका जो बैकग्राउंड है ये आर्मी का है, ये अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके, अफ्रीका में लड़ चुके, और बदनामी ज़माना जो जेल है ग्वांतानामो बे, वहाँ पे भी इनका रोल रहा। तो ये चीज़ जो है वहाँ के जो अपने लोकल्स हैं अमेरिकन्स, वो भी हजम नहीं कर पा रहे कि इसको इतनी बड़ी जो है अहम पोजीशन जो है वो दे दी गई है। बस यही वजह है कि साहब का जो टिल्ट है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है और चाइना के भी अगेंस्ट है और ईरान के भी अगेंस्ट है। तो ये फिर एक समझ रहे कि हमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो मींस के धड़ेबंदी है, वो हमें वाज़ेह होती हुई नजर आ रही है। और ये इस तरह के जो अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं ना, वो जहां भी हों, उनसे इस तरह की, जिसे कह लें कि वो इस तरह के फैसलों की तवक्को होती है। आपको याद होगा कि हम ये भी सोचते थे कि जिस वक्त बीजेपी फर्स्ट टाइम ये मोदी आए हैं ना, तो एक सोच ये थी कि जिस तरह के मोदी जो है ना वो डिसाइसिव हैं और बड़ी दो टोक बात करने वाले हैं, पॉसिबल है कि वो इस अपनी जो खूबी है उसको पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए इस्तेमाल कर लें। कश्मीर के ऊपर कोई बड़ा फैसला करें, कोई मुनसिफाना फैसला कर लें, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने वही किया जो वो कर रहे हैं और वो करेंगे वही कुछ आगे। अब एक और चीज़ जो है वो जिसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो ये है कि ट्रंप की जो ये नई एक शक्ल आई है सामने, अगरचे उसी बुनियाद पर है जो पहले उनके 4 साल थे, उसमें एक वाज़ेह हो गया कि अमेरिका चीन के सामने खड़ा होगा। अभी कल उन्होंने ये जो अंडर हैंड उन्होंने उसको अलाउ किया है यूक्रेन को कि वो लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं वो फायर कर सकते हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से उनकी जो टीम आ रही है वो बड़ी हार्ड लाइनर होगी, वो बड़े हॉक्स होंगे, वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इस खिते में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को प्रेफर करेंगे और इंटरनेशनली वो चीन को एक टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि एक नई सफबंदी भी सामने आ रही है, क्योंकि इसमें देखें अभी जो एक इनकी जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो तुलसी कबाड़ जो है वो निकली, ये जितने भी आए हैं ना ये सारे एक ही थैले के चटे बटे हैं। ये देखें ये इंडियन जो है इनका जो वैसे तो ये इंडियन नहीं है, इनकी वालदैन जो है वो अमेरिकन है, लेकिन नाम इनकी जो वालदा है वो कन्वर्टेड हैं, हिंदू जो है वो हिंदू हो गई थी, तो इस वजह से इनका नाम और इनका जो टिल्ट है वो टूवर्ड्स हमें पिछले इनका जो कैरियर है उसके अंदर नज़र भी आया है। इन्होंने स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद साहब के ऊपर केसेस चल रहे थे तो इन्होंने, और वो रिहा हो गए थे, तो इन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि ये फलां हमले में और फलां हमले में मुलव्वस है। हालांकि अमेरिका जो है वो खुद कहता है कि हम कानून के पासदारी करते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर भी कानून है, आपको अगर कोई सबूत है तो आइए हमारी अदालतों में आके पेश कीजिए और अदालतों को कन्विंस कर लीजिए, हम तो ओपन है इस मामले में। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस रखा हुआ है। तो इनका जो हार्ड लाइन है और टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया, मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक नया ग्रुप बन रहा है ब्रिक्स के उसके अंदर, और रशिया और चाइना और ईरान जो है ये मिलके एक चीज़, एक अलग धड़ा बन रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती नज़र आ रही है हमें। बल्कि इससे भी हटके अपना अली अशरफ ये भी है कि आपको, हमने इस पर भी एक प्रोग्राम किया था, सऊदी वली अहद का जो स्टेटमेंट आया ईरान के लिए, जो अभी दोबारा उन्होंने कहा है। अब देखिए ना कि वो जो स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात की MBS से, फिर उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई दोनों की, ईरान के सदर की और सऊदी अरब के वली अहद की। अब एक और लाइन अप हो रही है। लाइन अप वो जो सा वो ये है कि उसमें आप कह लें कि सऊदी अरब है
और ईरान है, जिनके दरमियान एक कुर्बत हो रही है, और जिसने करवाई है सालसी यानी चीन है, और चीन के जो बगल में है वो रशिया है। पाकिस्तान का तो जाहिर है कि इसमें एक रोल प्ले है ही है, जो भी करना है, जो मामलात हैं। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे इंडिया के मुकाबले में, नेगेटिवली में लेकर आएंगे पाकिस्तान को, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि वो भी खुलकर उस लाइन में खड़ा होगा। तो अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी सोचना चाहिए, और ये ख़ास तौर पर जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अब उन्होंने अपना जो लाहे अमल है और अपना जो रोड मैप है, पॉलिटिकल रोड मैप, और जो हमारा सफारती और सियासी जो आप कह लें कि जो सिलसिला है रीजनल और इंटरनेशनल, उसको कैसे लाइन अप करना है। और हमें मेरे ख्याल में कि हम, क्योंकि अभी हम 75 सालों में हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो एक ही मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट रही हैं जी। तो अभी भी ये जो है ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान जो है दूसरी मंडियां तलाश करे और ऑल्टरनेट को भी जो है वो मौका दे, और वहां पर भी जाके जो है वो अपना माल बेचे, बजाय इसके कि वो एक ही मुल्क के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहे और वो जब चाहे इसको घुटनों पे ले आए, जब चाहे उसको खड़ा कर ले, जब चाहे लिटा दे। वो वाला सीन जो है वो खत्म होना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा कि ये जो है सोचने का टाइम है। और दूसरा ये भी एक और चीज जो आपके लिए मजे की होगी कि वो पीटीआई का जो है वो बड़ा क्या कहते हैं दिल कर रहा था कि ट्रंप साहब आ जाएं, और पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि अलीमा खान साहब ने बड़ा अच्छे एक बयान दिया था, उसने कहा था आप खुशियां ऐसे मना रहे हो उसका डब्बा है। तो वो मतलब वो उन्होंने बिल्कुल रैशनली बहुत लॉजिकल बात की थी कि ये कोई उसके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीटीआई वालों को इसीलिए कहता हूं अली अशरफ के हमारे यहाँ पे इन लोगों के पास जो एक्चुअल पॉलिटिकल ट्रू पॉलिटिकल सेंस है ना, उसका फुकदान है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। भाई हमें लुटियां डालने की क्या जरूरत है ट्रंप के जीतने पर? हम फिर क्लबें बुलाते हैं जी, उसका रिश्तेदारी भी है, उसका खानदानी ताल्लुक भी है। आज आपकी महबूब पार्टी के जो बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी कहा कि मेरे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि वो ताल्लुकात का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके ऊपर छलांगे लगाएं। बता तो दिया नहीं बता दिया है। उन्होंने ये जरूर बताया कि मेरा उनके दामाद के साथ ताल्लुक है। वो होता है, सबका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टेक्स के ऊपर। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर ना आप जाएं इस हवाले से। आप देखें ना, कभी कोई खत लिख रहा है, कभी कुछ। आपने बड़ी खूबसूरत बात अभी की कि पाकिस्तान की भी अदालतें हैं भाई, पाकिस्तान के भी कानून है भाई। हम कोई आपके गुलाम थोड़ी हैं कि आप आएंगे और सबको एक तरफ करेंगे और किसी को उठाकर जेल से अंदर कर देंगे या किसी को उठाकर बाहर कर देंगे। हमें भी अपनी, ये हमारे जो सियासतदान है ना, इन्हें अपने अंदर सबको मिलकर जो एक जिसे हम लफ्ज़ बड़ा बार बार इस्तेमाल करते हैं कि जी कौमी गैरत, उसको प्रैक्टिकली भी शो कर लें यार, खुदा के लिए कोई अपनी सेल्फ एस्टीम जो है उसका ख्याल कर लें। खान साहब को ऐलान कर देना चाहिए कि भाई ट्रंप साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे लिए कोई कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, आखिर में जो है एक और हॉट टॉपिक है, ये 2-4-5 मिनट जो हमारे रहते हैं उसमें मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि वो मैंने एक दफ़ा जो है श्रेया बच्चिया को सुना, तो वो कह रही थी कि मुआशरों की जो जवाल होता है, जो मुआशरा आप देखेंगे कि पस्तरीन अपनी जगह पे है, वहाँ पे मुलायत जो है वो अपने अरूज पर होगी, और जहाँ पे मुलायत अब पस्त होगी वहाँ पे वो मुआशरे ऊपर होंगे। तो अभी हमारे यहाँ एक मौलाना साहब ने जो है वो VPN को जो है उसके ऊपर फतवा जारी कर दिया कि ये हराम है। तो मैं कहता हूँ कि मजाक बना हुआ है हर तरफ, और हर तरफ मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो मजहब के ऊपर जो है वो समझ लें कि एक उन्होंने बदनामी का ही बायस बनाया ये फैसला। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारा जो हुकूमत का टारगेट है वो है कि हमने अपनी जो IT एक्सपोर्ट है या अपने जवान हैं, इनका जो हमने वॉल्यूम है अभी $3 अरब पे है, तो हमने इसको $25 अरब पे लेके जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो इकदाम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दो, ठीक है, इंटरनेट बंद कर दो। क्यों बंद करते हैं, ये कब इनको होश आएगा, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा और अपने महबूब कायद को जरा समझाएं इस बार। नहीं, मेरे महबूब कायद ने इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, या आपके महबूब कायद का इसमें क्या अमल दखल है। और ये जो फैसला आया है ना, मैं आपको ये बताऊं, ये किसी एक मौलाना साहब ने नहीं दिया, ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दिया। अच्छा, और VPN को उन्होंने हराम करार दे दिया। तो उसके ऊपर मौलाना जो है ना वो तारिक जमील, उनका भी एक स्टेटमेंट आई है। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये मोबाइल को भी हराम करार देने, इसको क्या पहले हम सोचते थे कि जब वो पुराने हम ये फैसले सुनते थे ना कि मौलवी जो उस वक्त के उलमा थे, जब प्रिंट प्रेस आया तो उन्होंने उसे हराम करार दे दिया। हम कहते थे यार वो किस तरह के लोग होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगी ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे प्रिंटिंग होगी, काम जल्दी हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, वो हराम कैसे कर सकते हैं। आज हमें यकीन आ गया
कि ये जो मुल्ला है वो 150 साल पुराना ही ज़हन है इनका। ये वही लोग हैं। टेक्नोलॉजी और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं आपको कि यूरोप ने जो तरक्की की ना, अल्टीमेट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि खुदा के लिए आप वेटिकन में चर्च जो है अलग होगा, आप वेटिकन में चले जाए आप अपने अलग मामला कर लें। हालांकि इस्लाम में बड़ी गुंजाइश है। हाँ जी, इस्लाम तो बल्कि एक समय उसमें तो बड़ी ग्रूमिंग है, बड़ी गुंजाइश है, लेकिन हमने उसको अपनी मर्जी का बना दिया। अब क्या करें, ये मुल्लायत में और ये जो है ना, इस चीज़ को वाकई आपने बहुत ही अहम बात की है। और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े आप कह लें कि रोशन ख्याल, बड़े बड़े वाइब्रेंट और बड़े ही जिसे कह लें कि अक़लियत पसंद, और बहुत ही आप कह लें कि देखिए इस्लाम जो है उसमें इजमा भी है, इज्तिहाद भी है, बड़े बड़े जय्यद उलमाए दीन है। काश के हम दीन को उसकी सही रूह के मुताबिक समझें और ये दकियानूसियत से बाहर निकलें। पिछले 2 दिन से ना तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सूरत हाल ये है कि आप कॉल करते हैं किसी को भी किसी दूर एरिया के अंदर, तो वो सिर्फ कॉल मिलती है, उसके 4 मिनट के बाद वो कट जाती है, ऑटोमेटिकली कट जाती है। तो वजह ये बताई जा रही है कि वो अता तारड़ साहब ने जो है कल एक वीडियो जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज है 9 मई की, और वो एडिटेड थी। हमें तो पता है बीइंग एक्सपर्ट, हम देख रहे थे उसको कि एडिटेड है, कभी कोई टोटा यहाँ से उठाया हुआ, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से। तो वो कह रहे हैं कि ये इसलिए इंटरनेट को बंद कर दिया है कि अब कोई उसको देखे ना। तो क्या ये रीज़न ठीक है या सिर्फ ये भी र्यूमर है? ये भी वही उसी तरह की कहानी है जैसे आपने वीवीएन पर फतवे वाली बात सुनाई है। अच्छा, ये बिल्कुल, ये दोनों इस मेंटालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ये वही मेंटालिटी है। ठीक है, वो बेशक देख, और ये मेंटालिटी जो है ना, ये जो मुल्लायत है, ये सिर्फ साहब रईस लोगों के अंदर नहीं होती है, ये किसी में भी हो सकती है, ये आप में भी हो सकती है, मुझ में भी हो सकती है। अच्छा। ये हर बंदे में, देखे ना लोग कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं चीज़ों को। 9 मई की अगर आप बात करते हैं तो एक सिंपल बात है, 9 मई में कोई तो मुलव्वस था, ठीक है जी, उनके कोर्ट मार्शल्स हो चुके हैं, उनके बड़े कोर्ट मार्शल हुए हैं। 9 मई में जो भी मुलव्वस था ना, जो भी मुलव्वस था, मैं अब किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लोग तो जिसे कह लें कि वो बावजू हो गए तो फिर नमाज पढ़नी शुरू कर दी लोगों ने। जो लोग बेचारे मुफ्त में मारे गए हैं, मुफ्त का मतलब यह है कि ट्रैप में आकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठे हैं, उन लोगों के लिए ही, इन लोगों के अंदर कोई शर्म और हया है ना अगर, तो माफ़ी मांगें पूरी कौम के साथ सामने कि हमने बहुत बड़ा जुर्म किया था। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने पस्ता हाली में जा चुके हैं कि हम अपनी गलती को मानने का जो दिलेरी और बहादुरी है ना, उससे हम आरी हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक और अहम इशू इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, एक और बड़ी सियासी शख्सियत है, वो हमें थोड़ा सा अपना जो एंगल है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चंद महीने पहले वो हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमत पहले उससे हुकूमत गिराने का हिस्सा थे, फिर वो हुकूमत में आ गए। अब जो है वो फिर हमने देखा कि वो पीटीआई के बहुत क्लोज आ गए, वो जफ्फियाँ डालते हुए, हमें उनके साथ मुलाकातें करते हुए, उनकी हिमायत करते हुए नजर आए। अब वो दोबारा से जो है वो कोई दोबारा एक नया ट्रैक पे जो है वापस जा रहे हैं हुकूमत पे, और एंटी पीटीआई जो है वो अपना स्टैंस खड़ा कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई नई सेटअप और गवर्नर राज और ये किस तरफ बातें जा रही हैं कि कहानी कुछ और है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात हो, कोई गवर्नर राज वाली बात या इस तरह की कोई चीज़ मुझे नहीं दिखाई देता। और आपने मौलाना फजलुर रहमान की बात की है जी, तो मौलाना फजलुर रहमान देखें, बात यह है कि वो बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं और बहुत इंटेलिजेंटली खेलते हैं। जिस तरह की पाकिस्तान में सियासत होती है उसमें मेरा ख्याल है उनसे शायद कामयाब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरे लोग हैं जो कभी उनके लिए रतबुल लिसान हो जाते हैं और कभी उनको पता नहीं क्या क्या कुछ कहना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए सोचने की बात है कि उन्होंने अपनी अप्रोच को कैसे सेट करना। देखिए ये चीज़ें जो उनसे हैं ना वो चल रही होती हैं, सीखने के लिए होती हैं, सबके लिए सीखने की बातें होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान देखें, एक वक्त में पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज हुए, फिर वो नून लीग के बहुत क्लोज हुए, फिर वो दोनों के बहुत क्लोज रहे, और पीटीआई के एक तरह से वो के कहने पे चलते हैं कि खुद करते हैं। देखें वो खुद करें या किसी के कहने पर कौन नहीं चलता। सही है, आप मुझे ये बताएं कि किसी के कहने पर यहाँ पे कौन नहीं चलता। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 2018 में जो जहाज भर भर के आते थे वो किसके कहने पर आते थे? आप ना करें इसकी, ना करें। पार्टी का वो हिस्सा थे, वो देखें वो पार्टी का हिस्सा नहीं थे। हाँ जी, वो पार्टी का हिस्सा थे, वो किसके कहने पर जहाज भरते थे ये बताएं? इमरान खान के कहने पे। अच्छा इमरान, अच्छा ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके यानी उस वक्त उनका नाम इमरान खान था। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर ये भी भाई ये भी फिर अपनी मर्जी पर करते हैं जो भी करते हैं, आप छोड़ें इस चीज़ को। आखिर में अगर वो ऐसा है तो फिर ये भी ऐसा है जो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमने अपने 15-16 प्रोग्राम्स में उस टॉपिक को कवर किया है और उसका एक थोड़ा सा हम आपके साथ और जिक्र करना चाहते हैं, वो है स्मोक। 2 दिन से लाहौरियों की जो है वो जान छूटी है स्मोक से।
सूरज ने जो है वो अपना मुंह दिखाया लाहौरियों को। और इसकी जो मुझे एक जुमला, हाँ, मैं कल गया नारोवाल। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई की डेथ हो गई, वहाँ पर मैं गया, पीर ज़ियाउल हक साहब की। तो मैं, वो ज़ाहिर दही इलाका है और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे वहाँ पे कोई धुआं नहीं दिखाते, खेत भी वहाँ पर हैं, खेतों में आग भी वहाँ पे लगती है, तो वहाँ पे मुझे कोई स्मोक नहीं मिला। तो खैर हमें एक जो इमीडिएटली हम कोई चीज़ कर सकते हैं, दरख्त लगाना वो तो एक लॉन्ग टर्म है, जब लगेंगे जब वो रैली आएगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है हम जो फौरन कर सकते हैं वो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं इनको ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक जो है वो स्लो होती है। एक गाड़ी जिसने समझ लीजिए 1 लीटर फ्यूल जो है वो जलाना होता है, इस इंक्रोचमेंट की वजह से, स्लो ट्रैफिक की वजह से वो 3 से 4 लीटर पेट्रोल जलाती है। तो हमारी जो पोल्यूशन है उसकी वजह से वो एक बड़ा अपना जो है वो रोल प्ले करती है। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त लाहौर के अंदर जितनी भी जगहों पर इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ बेरहमी से एक ऑपरेशन किया जाना चाहिए। इनको उठा के जहाँ से निकले हैं वहीं पर इनको घुसा देना चाहिए, ताकि जो है हम इस वबा से मुस्तकिल जान छुड़वा सकें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।